हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वात्सा मैथ क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12वीं क्लास का अध्याय 1 संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है संबंध एवं फलन, तो इसमें दो टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है संबंध और दूसरा टॉपिक है फलन। तो सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं संबंध। तो आइए अब समझते हैं संबंध के बारे में। तो आइए समझते हैं अब संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा के द्वारा समझते हैं इसे। लेट A and V are two non-empty sets, then a relation R from A to V is a subset of A cross V। ये इंग्लिश में इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। इसमें तीन वर्ड डिफरेंट यूज हुए हैं, जैसे कि एक है अरिक्त समुच्चय और दूसरा है कार्तीय गुणन और तीसरा है उपसमुच्चय। और इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुए हैं वो है नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा है सबसेट और तीसरा है ए टू बी। आइए अब इन्हें समझते हैं। पहला वर्ड अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट। एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय ना हो अरिक्त समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कोई समुच्चय ए है जिसमें 1 2 3 4 अवयव हैं, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए, वो समुच्चय अरिक्त समुच्चय कहलाता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी कि दूसरा पॉइंट ये था कार्तीय गुणन। तो उसे समझते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि सर्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब परिभाषा देखते हैं। दो अरिक्त समुच्चयों ए तथा वी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस वी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता है। अर्थात जो ए क्रॉस वी है वो होगा समुच्चय का चिन्ह ए कोमा वी। जो क्रमित युग्म है वो इस प्रकार है, ए बिलोंग करे ए को और वी बिलोंग करे वी को। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक समुच्चय दिया गया ए इक्वल टू 1 2 3 और बी दूसरा समुच्चय है बी में अभी हमें 5,6। तो इनका क्रमित युग्म करें तब ए क्रॉस वी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक का करेंगे 5 में 1,5, एक क्रमित युग्म बना 1,5, फिर दूसरा एक का करेंगे 6 में 1,6, फिर 2 का लेंगे 2 का करेंगे 5 में 2,5, 2 का करेंगे 6 में 2,6, अब 3 का 3,5, 3 का करेंगे 6 के साथ 3,6। अब ये क्रमित युग्म बनाया, एक पहला क्रमित युग्म दूसरा क्रमित युग्म। अब इनका जो पहला अवयव है वो समुच्चय ए से बिलोंग करेगा, जैसा कि इसमें दिया गया है ए बिलोंग करे ए को। जो ए बिलोंग कर रहा है वो समुच्चय ए को ही बिलोंग करेगा। जो दूसरा अवयव है यानी कि वी, वो बी बिलोंग कर रहा है समुच्चय वी को। अब आपका इसका मतलब समझ गए होंगे। एक इसका इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे कि एन ए क्रॉस वी, यानी कि जो ए क्रॉस वी में जो क्रमित युग्मों की संख्या है वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि ए क्रॉस वी में अवयव, जैसे ए के अवयव हैं 1 2 3 और बी समुच्चय के अवयव हैं 5,6। तो जो क्रमित युग्मों की संख्या आएगी वो इन दोनों का गुणनफल यानी कि ए बी, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी कि 2 इसके और 3 इसके अवयव, तो 3 दूनी 6। तो आप देख चुके होंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो क्रमित युग्म बना है उसमें भी जो क्रमित युग्मों में जो संख्या है समुच्चय में वो भी 6 है। तो डायरेक्ट आप इससे क्रमित युग्मों की संख्या पता कर सकते हैं। ए क्रॉस बी के कितने क्रमित युग्म बनेंगे वो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। तीसरा उपसमुच्चय जो दिया गया है, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। अब इसे समझते हैं। उपसमुच्चय सबसेट, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए वी का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट वी से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक समुच्चय ए है वो 1 2 3 और दूसरा समुच्चय जो वी है वो 1 2 3 4 है। तो ए के सारे अवयव वी में उपस्थित हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ए सबसेट वी। एक आप नोट डाल के लिख सकते हो, यदि किसी समुच्चय में किसी एन अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या हमेशा एन स्क्वायर होती है। जैसे कि एक समुच्चय ये दिया गया है, जो इसके अगर उपसमुच्चय आप निकालोगे, इसका उपसमुच्चय 16 मतलब 2 की पावर एन, इसमें 4 अवयव हैं तो 2 की पावर 4 करोगे तो आप कितना आएगा 16, यानी कि इसके जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वो 16 होगी। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट इसके उपसमुच्चय की अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी कि 2 की पावर एन, इसमें 4 अवयव हैं तो एन की जगह 4 रख दो और जो आए उतने उसके उपसमुच्चय होंगे, यानी कि जो ये समुच्चय है इसके आप 16 उपसमुच्चय बना सकते हो। अब आपने रिक्त समुच्चय, कार्तीय गुणन और उपसमुच्चय इनके बारे में समझ लिया है। अब आपको मैं संबंध की जो
परिभाषा है उसे क्लियर करते हैं। जैसे कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, यानी कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू वी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस वी। अब दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यह और है, जो यह उपसमुच्चय है वो कैसा होना चाहिए। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस वी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जैसे एक समुच्चय ए है वो ए बी सी डी है, दूसरा समुच्चय है एप्पल बॉल बॉय कैट और डॉग। अब आप बताएं, ए का रिलेशन हमने बनाया एप्पल के साथ, रिलेशन लिखा है वो मैंने ए का रिलेशन लिखा है एप्पल के साथ, बी का रिलेशन लिखा है बॉल के साथ, और बी का रिलेशन लिखा है बॉय के साथ, सी का रिलेशन लिखा है कैट के साथ, डी का रिलेशन लिखा है डॉग के साथ। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशन बना है वो किस प्रकार बना है, जो ए क्रॉस वी, अगर हम यहाँ से ए क्रॉस वी निकालें तो क्या निकलेगा, ए क्रॉस वी निकलेगा वो ये निकलेगा, ए क्रॉस वी इक्वल टू समुच्चय का चिन्ह ए कोमा एप्पल, ए एप्पल, और फिर अब वी से बनेगा बॉय। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट करके आप सब इन सब का जब आप कृमित युग्म निकालेंगे तो लास्ट में निकलेगा डी से डॉग। ठीक है, इनका आपने कृमित युग्म निकाला तो जो जो निकला है ना एक जो रिलेशन निकला है वो ए क्रॉस वी का उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय से आप परिभाषा से समझ ही गए होंगे कि जो रिलेशन होगा वो उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस वी के, ए क्रॉस वी के। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो जब ए क्रॉस वी इनका कृमित युग्म निकालोगे तो वो जो रिलेशन होगा वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो मेन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है। ठीक है, जब आपने इससे निकाल लिया है तो आप समझ ही गए होंगे अब। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो उपसमुच्चय होता है ए क्रॉस वी का, यानी कि जो कृमित है युग्म है उसका उपसमुच्चय होता है। ये इक्वल भी हो सकता है और उपसमुच्चय भी हो सकता है, यानी कि बराबर जो रिलेशन निकलेगा वो इस कृमित युग्म के बराबर भी निकल सकता है और उपसमुच्चय भी हो सकता है इसका। ठीक है, अब इसमें जो ये लाइन लिखी है उपसमुच्चय ए क्रॉस वी के कृमित युग्मों के प्रथम घटकों तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जो ये उपसमुच्चय निकला है, जो ए क्रॉस वी का उपसमुच्चय निकला है रिलेशन, वो जिस इसके अवयव हैं उससे मतलब जो घटक हैं इसके प्रथम घटक तो द्वितीय घटक के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए का संबंध एप्पल, यानी कि इसका जो पहला वर्ड है वो ये इसकी मीनिंग है पूरी, इसका जो दूसरा वर्ड है वी वो इससे स्टार्ट हुआ है, मीनिंग स्टार्ट हुई है। तो इसका रिलेशन किस प्रकार बना, ये बना कि ए जो वर्ड है उससे ही स्टार्ट हुई है ये मीनिंग, जैसे बी है उससे स्टार्ट हुआ है, इससे ही स्टार्ट हुई है ये मीनिंग, ऐसे ही ये भी मीनिंग बी से स्टार्ट हुई है, और जो सी है उससे ये, इस प्रकार इसका रिलेशन बना है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक समझते हैं प्रांत, परिसर एवं सह प्रांत, यानी कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये इसका यूज फलन में भी है और इसका यूज संबंध में भी है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रांत, यानी कि डोमेन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कृमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहलाता है। जैसे कि समुच्चय ए से, यानी कि ये रहा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कृमित युग्मों के जो कृमित युग्म ये रहे हैं, कृमित युग्मों के सभी प्रथम घटक यानी इसका ए इसका बी घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहलाता है। तो आप प्रांत कैसे लिख सकते हैं, प्रांत इक्वल टू जो प्रांत होंगे वो होंगे ए बी सी डी, यानी कि जो रिलेशन का कृमित युग्मों के प्रथम घटक होंगे वही प्रांत होंगे। परिभाषा से भी स्पष्ट होता है। ऐसे ही परिसर यानी कि रेंज, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर, यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के कृमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को द्वितीय घटक यानी कि एप्पल बॉल बॉय कैट डॉग द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। तो इस प्रकार परिसर को भी लिख सकते हैं ये सारे अवयव होंगे वो परिसर होंगे, यानी कि समुच्चय बी परिसर होगा। इसी प्रकार सहप्रांत यानी कि कोडोमेन, द्वितीय घटकों के समुच्चय, जो द्वितीय घटक यानी कि जो इसके कृमित युग्मों के जो द्वितीय घटक हैं, द्वितीय घटकों के समुच्चय अर्थात समुच्चय वी ही संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है, यानी कि जो समुच्चय वी है वही सहप्रांत कहलाता है।
जैसे कि आप उस मैपिंग में यानी कि उस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ए का रिलेशन एप्पल के साथ है, बी का रिलेशन बॉल के साथ है, और बी का रिलेशन बॉय के साथ है, सी का रिलेशन कैट के साथ है, और डी का रिलेशन डॉग के साथ है। और एक जो अवयव है वो आउल यानी कि छूटा है। तो जो आप हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, जो परसर होगा, जिसका संबंध होगा जिससे, वही परसर होगा, ठीक है। और जो अदरवाइज जो छूटा हुआ होगा वो परसर में कभी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन सहप्रांत में जो छूटा हुआ अवयव है आउल, वो भी सहप्रांत में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार रिक्त संबंध यानी कि नल रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि यदि ए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा, यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, अर्थात आर इक्वल टू रिक्त समुच्चय यानी कि ए क्रॉस ए इक्वल टू रिक्त समुच्चय, ठीक है। अगले से परिभाषा है सार्वत्रिक संबंध, यानी कि दूसरा संबंध आया है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, यानी कि अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस वी के इक्वल होगा, और एक समुच्चय वी में ए क्रॉस वी इक्वल टू जो सेट होगा वो रिक्त समुच्चय होगा। आइए अब इन दोनों परिभाषा के द्वारा एक 12वीं क्लास की मैथ का, एनसीईआरटी मैथ का एक उदाहरण सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। 12वीं क्लास का उदाहरण 1। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर, यानी कि एक पहला रिलेशन दिया गया है ए कोमा बी, जो ये कृमित युग्म है वो है ए कोमा वी, जिसका पहला अवयव है, पहला जो अवयव है वो ए वी की बहन है। एक रिक्त संबंध है, हमें दर्शाना है। दर्शाइए कि, यानी क्वेश्चन में कहा गया है दर्शाइए कि जो ये वाला रिलेशन है वो एक रिक्त संबंध है, तथा जो आर डैश दूसरा रिलेशन है वो ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में दो रिलेशन दिए गए हैं, एक ये और एक ये। इस रिलेशन में हमें ये दिखाना है कि यह एक रिक्त संबंध है, और इस रिलेशन में हमें यह दिखाना है कि यह एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम संबंधों को समझते हैं। सबसे पहला संबंध लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एक समुच्चय दिया गया है ए एक समुच्चय है किसी बालकों के सभी विद्यार्थियों का, यानी कि कोई एक समुच्चय है ए जिसमें सभी बालक हैं, यानी कि हमने उसमें नाम भी लिख दिया है बालकों का। जैसे नाम लिख रहे हैं, कोई राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम ऐसे ही बहुत सारे जो कि छात्र बालक ही हैं, मतलब डॉट डॉट करके बालक ही हैं। तो ये एक हमने एक समुच्चय बना लिया है जो क्या है, बालकों का, ठीक है। तो ये हमने एक समुच्चय बना लिया है बालकों का। अब जो पहला रिलेशन है उसे समझते हैं। पहला रिलेशन है, अब उसे समझते हैं वो क्या है। पहला रिलेशन क्या कह रहा है, तो जो ए कोमा बी, जो ए कोमा बी है, जो कार्तीय गुणन है, जो ए कोमा बी है वो इस प्रकार है, सच दैट, यानी कि इस प्रकार है ए वी की बहन है, ए वी की बहन है। तो आप ही हमें खुद बताइए, आप खुद समझदार होंगे कि जब जो समुच्चय है वो बालकों के सभी विद्यार्थियों का है, तो उसमें लड़कियां कहाँ से आएंगी। जब लड़कियां नहीं होंगी तो बहन, कोई किसी की बहन कहाँ से होगा। तो यानी कि लड़का खुद ही किसी लड़के का बहन तो नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार यह एक संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा। जब आपको पता ही है बालकों का विद्यालय है तो उसमें लड़कियां तो होंगी नहीं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अब आप लिख सकते हैं क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतः कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे विद्यार्थी और होना था, ठीक है। अतः कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम लिखकर अपना आंसर दे सकते हैं। अब जो दूसरा रिलेशन है वो इस प्रकार है, ए कोमा बी
सच दैट इस प्रकार हैं ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। अब आप ही खुद सोचिए कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है। अब कोई विद्यार्थी 3 मीटर से ज़्यादा तो बड़ा होगा नहीं, अगर उसका अंतर करेंगे तो 3 मीटर से कम, उससे कम ही आएगा। आप खुद ही सोचिए, किसी व्यक्ति की लंबाई 3 मीटर से ज़्यादा होगी नहीं, 3 मीटर से ज़्यादा होगी नहीं, तो उसका अंतर कभी 3 मीटर से ज़्यादा आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमेशा वो 3 मीटर से कम ही होगी। तो इस प्रकार ये जो रिलेशन होगा वो सार्वत्रिक रिलेशन, यानी कि जो ए क्रॉस यानी कि जो समुच्चय मानेंगे जो अंतर वाला, वो सब कैसा निकल के आएगा, वो जो सब निकल के आएगा वो 3 मीटर से कम ही वाले विद्यार्थियों का निकल के आएगा। यानी कि जो सभी विद्यार्थी जो मतलब स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो सभी इस समुच्चय में आ जाएंगे। तो अगर इसका रिलेशन जो निकलेगा वो इससे पूरा सबसेट होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि आपने परिभाषा में भी देखा था कि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जब, तब वो क्या होता है, एक सार्वत्रिक संबंध होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि यह एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इस प्रकार यह उदाहरण सॉल्व हुआ। मैं आपको 2 संबंधों के प्रकार बता चुका हूँ, उसका उदाहरण भी दे चुका हूँ। अब तीसरा संबंध का प्रकार है सतुल्य संबंध, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स ए के लिए ए, यानी कि जो कृमित युग्म है वो ए, यानी कि सेम होना चाहिए। अगर पहला कृमित युग्म का जो पहला अवयव है वो दूसरा भी अवयव सेम होना चाहिए कृमित युग्म का, तो और वो भी रिलेशन को बिलोंग करे, तो वो कैसा अवयव होगा, सतुल्य। तो वो कैसा संबंध होगा, सतुल्य संबंध। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए रिलेशन ए। आपको पता होगा, ना पता हो तो आप जान लें कि रिलेशन को इस प्रकार की व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई 2 अवयव हैं ए बी में कोई रिलेशन है तो उसे हम लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी। ठीक है, तो ऐसे ये भी दिया गया है कि ए रिलेशन ए, यानी कि जो पहला अवयव है वो भी ए हो और दूसरा अवयव वो भी ए हो, यानी कि पहला और दूसरा अवयव दोनों सेम हो, तो वो कौन सा संबंध होगा, सतुल्य संबंध होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रकार पे या चलते हैं, तो वो है सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसे समझते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सममित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A1 A2, यानी कि 2 डिफरेंट प्रकार के अवयव हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं ए को, तो ए के लिए A1, A2 बिलोंग्स करें रिलेशन को, यानी कि एक कृमित युग्म है वो है A1, A2, यानी कि डिफरेंट प्रकार के दोनों जो वो हैं मतलब घटक हैं, पहला घटक और दूसरा घटक, वो दोनों डिफरेंट प्रकार के हों। तो ठीक है, A1, A2 वो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। से A2, A1, यानी कि जो यहाँ पर घटक हैं कृमित युग्म का पहला घटक और दूसरा घटक, अब ये उलट कर A2 और A1 वो भी बिलोंग करें रिलेशन से, तो प्राप्त हो, अर्थात A1 रिलेशन A2 तथा फिर वो उलट जाए A2 रिलेशन A1 हो, तो वो कौन सा संबंध हुआ, सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। हम नेक्स्ट प्रकार के साथ चलते हैं, संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे समझते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त, यानी कि डिफरेंट प्रकार के 3 अवयव दिए गए हैं A1, A2, A3, यानी कि 3 प्रकार के डिफरेंट अवयव हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन, यानी कि बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए के लिए। ठीक है, वो किस प्रकार हो, A1, A2, यानी कि एक कृमित युग्म दिया गया है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी कि पहला कृमित युग्म है A1, पहला कृमित युग्म का जो पहला घटक है वो A1 है, दूसरा घटक है वो A2 है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तथा A2, A3, यानी कि पहला और दूसरा, अब एक नया घटक आ गया है A3, वो किस प्रकार है, A2, A3 से A1, A3 बिलोंग करे रिलेशन से, यानी कि आप ध्यान रखना यहाँ पर बहुत गलती होती है, A1 और A3 ही होना चाहिए, ना कि A3 और A1, यानी कि ये नहीं होना चाहिए, A3, A1 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, हमेशा A1, A3 ही रिलेशन को बिलोंग करे, प्राप्त हो, तो वह कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A1 रिलेशन A2 तथा A2 रिलेशन A3 से
फिर वो A1 रिलेशन A3 हो, तब वो कौन सा संबंध होगा? संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक है जो संबंधों के प्रकार में, जो इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है, तो इसलिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप सवाल को करने में कोई आसानी नहीं होगी। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जिस पे मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप याद कर लें या कुछ भी कर लें, जिससे एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। अब अगला संबंध है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे समझते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि जो रिलेशन है वो सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, जो ऊपर 3 रिलेशन लिखे हैं वो तीनों होना चाहिए, तो वो कैसा संबंध होगा? तुल्यता संबंध। यानी कि जो रिलेशन है वो सतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए तथा संक्रामक भी होना चाहिए, तो वो अपने आप तुल्यता संबंध बन जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ कि जो सतुल्य संबंध होता है वो यानी कि बराबर होता है, यानी कि पहला घटक और दूसरा घटक दोनों सेम होंगे, और जो सम्मित संबंध है उसका पहला घटक और दूसरा घटक डिफरेंट होंगे, और पुनः वही रिपीटिशन होके बदल के A2, A1 होगी, और वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगी, तो वो सम्मित संबंध होगा। अब अगला संबंध आता है संक्रामक संबंध, उसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें डिफरेंट 3 प्रकार के अवयव होंगे, A1, A2, A3। जो पहला A1, A2 होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा, पहला कृमिदेव। जो दूसरा होगा वो A2, A3, वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। जो तीसरा होगा वो फिर होगा पुनः एक अवयव A1 और दूसरा नया A3 होगा, वो भी रिलेशन को बिलोंग करे, तो आप समझ लेना वो संक्रामक हो गया। और अब जो अगला लास्ट संबंध आता है वो है तुल्यता संबंध। जब ये तीनों संबंध हो जाएं तो आप समझ जाना कि तुल्यता संबंध भी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाता हूँ। जैसे कि उदाहरण नंबर 2, मैं आप ये NCERT की किताब का अध्याय, मतलब 12वीं क्लास का पहले अध्याय का दूसरा उदाहरण है। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो सबसे पहले समुच्चय को लिख देते हैं। समुच्चय जो है T इक्वल टू क्या दिया गया है? किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज। आप त्रिभुज, ठीक है, आपने समुच्चय लिख लिया है। अब एक रिलेशन दिया है, उसे भी लिख लीजिए। जो रिलेशन है वो किस प्रकार है? T1, T2। ये प्रिमिटिव में दिया गया वो सच दैट इस प्रकार है कि T1 है जो T2 के सर्वांग सम है, T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, सर्वांग सम है, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, यही एक संबंध सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। आपने परिभाषा के द्वारा समझा होगा कि तुल्यता संबंध वही होता है जिसमें R जो रिलेशन है वो सतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। सबसे पहले नंबर पे हम चेक करते हैं सतुल्य संबंध, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे चेक करते हैं सतुल्य, चेक करते हैं कि सतुल्य संबंध है या नहीं है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि सर्वांग सम की क्या है। यानी कि कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा? जब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तथा तीनों कोण बराबर हों, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? सर्वांग सम त्रिभुज। ये बात आपने समझ ली है, तो अब आप इस क्वेश्चन को करने में कतई ही प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं। अब आप बताइए सतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है कि A1 एक रिलेशन A। आप एक बात बताइए, कोई त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो वो है खुद के त्रिभुज, यानी कि A और A, यानी कोई त्रिभुज ये एक त्रिभुज है जो सर्वांगसम है, तो वो रिलेशन B यानी कि दूसरा अवयव है वो भी खुद के सर्वांगसम होगा। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो उसी त्रिभुज के सर्वांगसम, यानी कि जो त्रिभुज है वो अपने ही सर्वांगसम जरूर होगा।
तो यह एक संबंध सुतुल संबंध होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह एक सुतुल संबंध होगा। तो आपने देख लिया है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि R सुतुल है। तो आपने जान लिया कि R सुतुल क्यों है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। अब दूसरा नंबर है सर्वांग, यानी कि सुतुल हो गया है। अब आपको क्या चेक करना है, संक्रामक, अरे सम्मित। दूसरा नंबर है सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध चेक करते हैं। सम्मित संबंध, मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है जिसका नाम हमने रख दिया है T1, और एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है T2। अब एक बात बताइए, ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ये भी त्रिभुज सर्वांग सम है, और ये भी त्रिभुज सर्वांग सम है। मान लीजिए, आप गाइस कर लीजिए बस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन को। अब आप एक बात बताइए कि जब ये इसके सर्वांग सम है तो ये इसके सर्वांग सम तो जरूरी होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि T1, T2, T1 बिलोंग्स किसको करेंगे, रिलेशन को। यदि आपको परिभाषा से ध्यान होगा तो आपको वहाँ से ध्यान होगा कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, और A2, A1 बिलोंग करे रिलेशन को, तो वो कैसा संबंध हो जाता है, सम्मित संबंध। तो आप इस प्रकार इस संबंध को भी लिख सकते हैं कि यह एक सम्मित संबंध है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि R सम्मित है, क्योंकि T1, T2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से T2, T1 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से। इस प्रकार हम इसे सम्मित लिख सकते हैं। अब अगला नंबर है संक्रामक। तो इसे भी देखते हैं, जो अगला संबंध होगा वो संक्रामक होगा, उसे भी चेक करते हैं। संक्रामक संबंध, अब आप संक्रामक समझिए। जैसे कि तीन त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, जैसे कि आपने परिभाषा में देखा होगा कि A1, A2, A3 बिलोंग्स करे एक समुच्चय A को। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही त्रिभुज T1, T2, T3 अगर बिलोंग कर रहे हैं तो समुच्चय T को, तो आप देख सकते हैं कि T1, जैसे तीनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है, तो T1, T2 आपको पता है कि सर्वांग सम है तो बिलोंग करेंगे रिलेशन को। इसी प्रकार T2, T3 ये दोनों भी आपस में सर्वांग सम होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसी प्रकार आप देखिए, जब T1, T2 के सर्वांग सम, यानी कि T1, T2 सर्वांग सम है, T2, T3 के सर्वांग सम है, जब ये इसके सर्वांग सम है और ये इसके सर्वांग, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये भी इसके सर्वांग सम होगा। तो आप कह सकते हैं कि T1, T3 भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, और रिलेशन क्या है हमारा, ये दोनों के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कि यह संबंध भी एक संक्रामक संबंध है। तो आप आइए इसको भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अब आप संक्रामक को इस प्रकार लिख सकते हैं, यार संक्रामक है क्योंकि T1, T2 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तथा T2, T3 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, और जो T1 और T3 है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आपको मैंने समझा ही दिया था कि वो रिलेशन को किस प्रकार बिलोंग कर रहा है, कि तीनों त्रिभुज सर्वांग सम, यानी कि जो रिलेशन है वो सर्वांग सम का है। तो T1, T2 के सर्वांग सम है, और T2, T3 के सर्वांग सम है, और जो T1 है वो भी T3 के सर्वांग सम होगा। तो इस प्रकार ये संबंध भी संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो आपने परिभाषा में देखा होगा, इस प्रकार सुतुल संबंध हो गया, सम्मित संबंध हो गया, और संक्रामक संबंध हो गया। जो तीनों संबंध हो जाएं तो वो क्या संबंध हो जाएगा, अगला संबंध जो बनेगा वो नेक्स्ट क्या बनेगा, तुल्यता संबंध। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। अतः जब आपने देख ही लिया है कि सुतुल संबंध भी सिद्ध कर दिया, सम्मित संबंध भी सिद्ध कर दिया, संक्रामक भी सिद्ध कर दिया, अतः यह एक तुल्यता संबंध। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखना, जिस प्रकार मैंने अभी परिभाषा में बताया था सुतुल संबंध की क्या कंडीशन होती है, वो होती है A1, A रिलेशन A, यानी कि जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि A रिलेशन A ही करे, यानी कि वो स्वयं के ही समान हो, तो वो रिलेशन सुतुल संबंध होगा। सम्मित होगा वो T1, T2 से बिलोंग करे रिलेशन से, तथा T2, T1 से बिलोंग करे रिलेशन से, तो वह सम्मित संबंध होगा। और ये संक्रामक होगा T1, T2 बिलोंग करे रिलेशन को, T2, T3 बिलोंग करे रिलेशन, तथा पुनः T1, T3 बिलोंग करे रिलेशन को, तो वह संक्रामक हो। जब ये तीनों संबंध हो जाएंगे तो अंत में हो जाएगा तुल्यता संबंध। इस प्रकार आप तुल्यता संबंध सिद्ध कर सकते हैं। एक यूपी बोर्ड में भी इसका एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप ही की किताब का उदाहरण है, शायद ये आपके पेपर में आए, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसे तैयार कर लें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको अगर मेरे
नोट्स चाहिए हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देना, मैं आपको अपने नोट्स सेंड कर दूँगा।